हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं बेटा एक और नए पॉडकास्ट की ओर चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पिछले सप्ताह 9 अगस्त को घटी एक घटना के बारे में। हमारे देश के एक बहुत बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में ये घटना घटी, जहां पर एक एमबीबीएस कर रही छात्र जो कि ट्रेनिंग कर रही थी उसी कॉलेज में, उसके साथ कुछ गलत हुआ। रात को 11:30 बजे ये पता चला उसने घर बात की थी और सुबह 7 बजे उसकी बॉडी मिलती है, मृत शरीर उसका मिलता है। इस बीच कुछ घटना साथ घटी जिसको गैंग रेप का नाम दिया गया, जिसको ये कहा गया कि इसने सुसाइड की है। अब वो क्या क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उस जो लड़की इस सबसे पीड़ित हुई, जिसकी एज 31 साल बताई गई, और ये घटना भारत देश जहां पर कहा गया है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। ऐसी जगह पर जहां नारी को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। हमेशा नारी का नाम नर से पहले आया, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। आप सीताराम देख लीजिए, सीता माता को राम भगवान से पहले लाया गया। आप राधे कृष्ण देख लीजिए, राधा जी को कृष्ण जी से पहले लाया गया। तो यानी कि जहां पर महिलाओं का नाम नर से या पुरुषों से पहले आया है, वहां पर ऐसी घटना होना। निर्भया केस ने हमें पूरा हिला दिया था कभी किसी समय पर, और हमने सोचा कि उनके दोषियों को सजा होने के बाद ये घटनाएं कम होंगी, लेकिन कम ना होते हुए घटनाएं बढ़ी। और ये केस निर्भया केस से भयानक केस है। ये केस अपने पीछे बहुत सवाल छोड़ के गया है, जैसे कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है। क्या लड़कियां भारत देश में, मैं केवल पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, क्या लड़कियां भारत देश जहां नारियों का सम्मान सर्वाधिक है वहां सुरक्षित हैं या नहीं। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए, इस केस पर बात करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अभिषेक सर को, जो इस बात पर अपनी राय रखेंगे। उनसे हम कुछ तीखे सवाल पूछेंगे। तो स्वागत है अभिषेक सर का। अभिषेक सर, आपका स्वागत है तैयारी करो पॉडकास्ट में। धन्यवाद। तो हमने आपको आज एक ऐसे टॉपिक पर, ऐसे केस पर बात करने के लिए आया है जो पिछले सप्ताह में घटित हुआ हमारे देश के राज्य पश्चिम बंगाल में, जहां पर आपने सुना होगा इस केस के बारे में कि एक लड़की को बड़ी बुरी तरह से बेरहमी से हत्या भी कर दी गई। जी बिल्कुल। उस केस के बाद कुछ सवाल वहां पर उठे सर। उनमें से पहला सवाल, डायरेक्ट मैं आपसे तीखे सवाल पूछूंगा सर। उनमें से पहला सवाल, क्या भारत में जहां पर नारियों का सम्मान है, क्या नारी सुरक्षित नहीं है? क्या महिला सुरक्षित नहीं है? देखिए, रही बात अगर सिर्फ सुरक्षा की, तो इस घटना ने कई प्रश्न अपने पीछे छोड़े, और इससे पहले कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन घटनाओं ने हमें सोचने पर विवश कर दिया है इस प्रश्न के ऊपर, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं। मैं सीधे तौर पे हाँ या ना में जवाब देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं हाँ के पक्ष में जाता हूं तो शायद ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, और अगर मैं ना के पक्ष में जाता हूं मैं डायरेक्टली अपने भारत देश को अपमानित करने की बात कहूंगा। कुछ हद तक पिछले कई वर्षों के अंदर हमने शायद सुधार किया है ताकि महिलाएं सुरक्षित हों, लेकिन आंकड़े मेरे हिसाब से कुछ और कह रहे हैं। आपको ये प्रश्न मुझसे ज्यादा इस वीडियो के माध्यम से इन सारे व्यूअर से पूछना चाहिए, क्या सच में सुरक्षा है या नहीं। मैं व्यूअर से भी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? लेकिन सर एक क्वेश्चन आपकी बातों से मैंने निकाला कि आप कह रहे हो सर सुधार किया है हमने, लेकिन निर्भया केस के बाद आंकड़े लगातार बढ़ गए हैं सर। आंकड़े कम नहीं हुए हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो सुधार कहाँ से किया है हमने? देखिए, पहली चीज मैं विशेष तौर पे एक बात कहूंगा कि जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो इन घटनाओं को, आपने देखा होगा कल 15 अगस्त था, हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, इन सब घटनाओं के अंदर मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। मीडिया ऐसी घटनाओं को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि घटना कब हुई, कैसे हुई, और मीडिया अपने आप ही कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय का काम करती है, जो कि ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं और लोगों को उग्र बनाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जब ये घटनाएं होती हैं उसको दिखाना मीडिया का काम है, परंतु जब उन घटनाओं के दोषी को सजा होती है तब शायद वो घटनाएं मीडिया कवर नहीं करती। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जिनको लगता है रेप किया और रेप करना सही है, उनके मन में कानून के प्रति जो डर है वो पैदा हो नहीं पाता।
अगर फांसी सजा होती भी है तो वो सजा उन्हें दिखाई नहीं जाती। शायद कानून का डर देश के अंदर कम है, जो ऐसी घटनाओं का बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। सर कानून का डर तो निर्भया के साथ बढ़ना चाहिए था, क्योंकि फांसी हुई थी, लेकिन डर बढ़ने जाए कम हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ सर? डर कम क्यों रहा कानून का? देखिए, मैं उसी बात के लिए आपसे कह रहा हूं कि मीडिया ने अपनी इस ड्यूटी को नहीं निभाया। मैं कानून को गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि उस केस के बाद हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए जो ऐसे केसेस में जल्द से जल्द निपटारा करते हैं। पॉक्सो एक्ट लाया गया 2012 में, ताकि कानून और अच्छे से स्थापित किया जाए। परंतु ऐसे कानून की स्थापना करना और जनता के प्रति उस कानूनों तक पहुंचाना, इसमें दो लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक हमारे एग्जीक्यूटिव, जो हमारे पुलिस भाई हैं, जी सर। या हमारे प्रशासन में जिला अधिकारी हैं वो। दूसरे तरफ पे हम देख सकते हैं मीडिया वालों। अब जिला अधिकारी हर एक व्यक्ति से जाके नहीं मिलता, तो कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम जो है ये मीडिया के पास जाता है। लोकतंत्र के स्तंभों में से एक है ये। तो मेरे हिसाब से मीडिया को ऐसे न्यूज को कवर करना बहुत जरूरी है कि किस घटना के बाद दोषी को कितनी सजा हुई। जैसे आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि निर्भया केसेस में जो आरोपी थे उनको किस किस को फांसी हुई और कब कब हुई, शायद इसका आंकड़ा किसी को नहीं पता होगा। जी सर। दोषियों का नाम सबको पता है, घटना कब हुई सबको ये पता है, दोषियों को सजा हुई, कैसे हुई, किस माध्यम से हुई, इसके प्रति लोग जागरूक नहीं है। मेरा यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं बढ़ाना चाहूंगा इसका। ठीक है सर। सर मैं जनता से भी और आपसे भी एक बार फिर सवाल करना चाह रहा हूँ कि जैसे आजकल ये चल रहा है कि महिलाओं को रात में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, जिसके कारण ये घटनाएं हो रही हैं। ठीक है। तो सर क्या ऐसा कुछ वजह है इस घटना के पीछे? नहीं, देखिए, अगर हम देखिए, आज आपने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे नारी का नाम नर से पहले लिया जाता है, और आधुनिक विज्ञान और आधुनिक अर्थशास्त्र ये कहती है कि जिस भी समाज में महिलाओं को ज्यादा इज्जत और महिलाएं सशक्त होती हैं, वो समाज बहुत आगे बढ़ता है। अब अगर हम महिलाओं को बाहर जाना रोक देंगे, महिलाओं के ऊपर हम लगाएंगे बैरियर कि भाई आपको इस टाइम के बाद नहीं जाना, तो शायद महिलाओं पुरुष के बीच का जो गैप है वो और बढ़ने लगेगा। हमें उस गैप को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। भारत एक विकसित देश है, मतलब विकासशील के रास्ते पे चल रहा है। यहाँ पे बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं, यहाँ रात है, अमेरिका में दिन है। तो अगर कोई भारतीय महिला इंडिया में काम कर रही है जो अमेरिका के प्रति काम कर रही है, तो उसका रात में काम करना आवश्यक है। तो महिलाओं को रात में बाहर निकलने ना दिया जाए, ये शायद एक सही उपाय नहीं होगा। हमें किसी और पहलू के ऊपर भी विचार करना पड़ेगा इसमें। तो सर जैसा कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हमने महिलाओं को रात को रोक रहे हैं, तो फेलियर महिलाओं को थोड़ी, फेलियर तो हमारा है, वही प्रशासन का ये फेलियर है। तो इसमें महिलाओं को क्यों रोक सकते हैं? ये मेरा ऐड है, इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। इसमें कहीं ना कहीं दोषी हमारा प्रशासन है। वही जो मैं आपसे बात कह रहा था कि कानून व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कानून के प्रति वो ज्यादा जो डर है वो महसूस नहीं करते आरोपी। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और मैं कहूंगा कि शायद जो भारतीय जनता है जो इस पॉडकास्ट को सुन रही है, वो ऐसी घटनाओं के बाद इकट्ठा होती है। जब ये घटनाएं हो रही होती हैं, जैसे आपने कुछ महीने पहले एक वीडियो मैंने देखी थी, शायद दिल्ली की एक वीडियो थी कि रास्ते में एक लड़की को चाकू से मार दिया गया। तो उस घटना के अंदर देखिए, उस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि आसपास की खड़ी जनता बस केवल देख रही थी, उसको बचाने की हिम्मत नहीं करी। अभी 1-2 हफ्ते पहले मैंने और वीडियो देखी, शायद पंजाब की वीडियो है, वहां हॉस्टल के अंदर एंट्री करके चाकू से उसने महिला की हत्या कर दी। उस समय भी लोग वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आप हिंसा के बाद इकट्ठा होने की हिम्मत कर रहे हैं, प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरा एक सवाल आप जनता से भी ये है कि जब ऐसी घटनाएं आपकी नजरों के सामने होती हैं, तब आप अपने आप से क्या सवाल पूछते हैं कि उसको होने दिया जाए, होने के बाद हम सरकार को ब्लेम करें, या फिर उसी घटना पे कोई कदम उठा के उस घटना को रोका जा सकता है। प्रश्न केवल प्रशासन का नहीं बनता, यहाँ आप भी जिम्मेदार हो सकते हैं। जी सर, जनता यदि उस टाइम वीडियो न बना करके उस घटना को रोक सकती थी, बिल्कुल ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। सर एक और सवाल उठता है, और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जनता नहीं पूछ रही है। ये सवाल हमारे देश में एक मंत्री रह चुके विधायक ने सवाल किया कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो ये घटनाएं होती हैं। देखिए, कहते हैं सोच सोच का फर्क है। अब मंत्री जो कोई भी रहे हो, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ सीधे तौर पे सोच ही इंसान की होती है जो छोटे और बड़े कपड़े के बीच में असर दिखती है। भाई बलात्कार तो ऐसी महिलाओं का भी हुआ है, भारतीय इतिहास गवाह है, जहां पे बुर्खा पहना है महिलाओं ने। रेप बलात्कार ऐसी महिलाओं का भी हुआ जो 80 वर्ष की महिलाएं हैं,
बलात्कार तो अपने घर में ही हो रहा है जहां पिता बेटी का शोषण कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को दोषी नहीं कहूंगा, यहाँ पे उस व्यक्ति की सोच को मैं दोषी कहूंगा। और इसके पीछे एक जो बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है दिलीप सर, कि आजकल की जो जनरेशन है, समाज है, मेरे ख्याल से आजकल के समाज के अंदर ना जो न्यूडिटी है, पोर्नोग्राफी कंटेंट देखने का जो आजकल का रुझान है, पोर्नोग्राफी में सबसे नंबर 1 पे भारत है। इंसान जब ऐसी 2 से 3 पक्ष एक साथ काम करते हैं, जब भी कोई ऐसी घटना होती है, उस घटना के अंदर दोषी या तो नशे में होगा, या तो उसने इससे पहले कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे जो उसको उत्साह देगा कि मैं ऐसा कर सकता हूं। अब मान के चलिए कि आप नशे में हैं, आपने पोर्नोग्राफी कंटेंट देखा है और आपके सामने आपकी जो अंदर की लस्ट है, हवस है, उसको मिटाने की इच्छा जगी, तो आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उस सामने वाली जो महिला है, बकायदा उसके कपड़े नहीं देखेंगे, आप उसकी उम्र नहीं देखेंगे, आप बस एक चीज देखते हैं, आपके अंदर के जानवर। और जब वो जानवर बाहर आता है तो आप हर एक वो काम कर जाते हैं जो काम शायद एक इंसान के बस की नहीं है। जैसे इस घटना में जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, 9 अगस्त को हुआ, उसके अंदर मैंने जो वीडियो देखी थी उसके अंदर ये आया कि जो महिला का पैर है वो राइट एंगल पे टूटा हुआ है। जी सर। तो इसका तात्पर्य ये है कि इसके अंदर जिस व्यक्ति ने ऐसा दुष्कर्म किया है, वो व्यक्ति अपने इंसानी स्वभाव में नहीं था, क्योंकि किसी महिला के पैर को तोड़ देना बलात्कार करते हुए, ये मानवता की वो आखिरी हद है जो शायद ही कोई व्यक्ति पहुंचने की कोशिश करेगा। तो शायद इसके पीछे सर 2 कारण, या तो नशीले पदार्थ, या तो भारत में बढ़ती हुई पॉर्न के प्रति जो इच्छाएं हैं, वो इंसान को इंसान से जानवर बनाने के काम कर रही है। जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है कि न्यूडिटी जो है, पोर्नोग्राफी जो है, जो नशीले पदार्थ हैं, वो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन सर, आप एक टीचर हैं, मैं अब आपसे आपकी फील्ड की बात करना चाहूंगा। जी बिल्कुल सर। जनता से भी वही सवाल है कि, और उन टीचर से, तमाम टीचरों से जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, सर मैं कई टीचर्स के वो वीडियो देखता हूं जो बच्चों को बढ़ावा दे रहा है इन चीजों के बारे में। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा मैं यहाँ पर खुले मंच पर, लेकिन वो वीडियो हमारे सामने आ गए, कैसे भी मान लो ऑनलाइन क्लास आ गई, इसलिए क्या ये बंद क्लास में ऐसा नहीं होता होगा? देखिए सर, शिक्षा, देखिए हम शायद गुरु की जो धारणा है उसको समझ नहीं पा रहे। गुरु जब भी कोई शिक्षा देता है तो उसका काम है शिक्षा देना, सामने वाला उसको कैसे अडॉप्ट कर रहा है, इसमें शायद सामने वाले को थोड़ा विचार करना चाहिए। मान के चलिए अभी मैं पॉडकास्ट के साथ बैठा हूं, मैं कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करूं, जैसे मैंने कहा पोर्नोग्राफी कंटेंट का देखना, नशीले पदार्थों का होना शायद ही उस कारण की एक वजह रही होगी। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पोर्नोग्राफी कंटेंट जो है वो समाज के लिए बुरा है। कहीं हद तक कुछ समय वो सब सही भी हो सकता है, शायद नशीले पदार्थ भी कुछ हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन किस चीज का कितना प्रयोग, ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है गुरु की, अध्यापक की। जैसे आपको एक मतलब बात कहूंगा कि एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, तो उनसे उनके शिष्य ने पूछा कि महात्मा जहर क्या होता है, किसको हम जहर कह सकते हैं? तो महात्मा बुद्ध ने बहुत सहज तरीके से जवाब दिया कि कोई भी ऐसी वस्तु जो हद से अधिक हो जाती है वो जहर का काम करेगी। चाहे वो आप पानी लें, चाहे शिक्षा लें, चाहे आप प्यार लें, जो भी चीज एक सीमा से अधिक बढ़ती है वो जहर का काम करती है। अगर गुरु कोई शिक्षा दे रहा है, सीमा के अंदर शिक्षा दे रहा है, तो वो ज्ञान है। लेकिन अगर उस सीमा से बढ़ के उस ज्ञान को प्रोवाइड कर रहा है कि पूरे टॉपिक के अंदर ही केवल एक ही टॉपिक चल रहा है, इसमें हम केवल न्यूडिटी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो वो शायद बच्चों के दिमाग में जहर की तरह काम करेगा, जो कि शायद सही नहीं माना जा सकता। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा समझाया जनता को इसके बारे में, टीचर्स का क्या रोल है। सर मैं एक ये पूछना चाहूँगा, जो घटना भी 9 अगस्त को हुई, पश्चिम बंगाल में घटना हुई, तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही, प्रशासन इनके बाद ही क्यों सख्त हो रहा है, इन घटनाओं के बाद सख्त नहीं हो रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही। जिस दिल्ली में भी अभी हुआ, बच्चों की डेथ हो गई, तो प्रशासन उसके बाद ही सख्त हुआ। सर इस घटना का जिम्मेदार कौन है? सबसे मेन पॉइंट था, इस घटना का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन जिम्मेदार है? क्या वो लड़की जिम्मेदार है? क्या वो हॉस्पिटल जिम्मेदार है? क्या वो लड़के जिम्मेदार हैं? तो इस घटना का मेन कॉज क्या है? वो कि घटना रुक कैसे सकती है? देखिए सर, जब भी ऐसी कोई भयानक और बड़ी घटना होती है, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करते हुए चलें, तो शायद हम किसी एक इंसान को यहाँ जिम्मेदार, या किसी एक चीज को हम ठीक करके ये पूरी घटना बदल नहीं सकते। आपने 9 अगस्त का एग्जाम्पल दिया, ये घटना बहुत, मतलब आपको पता है, इसके बारे में बात करने से ही मन बढ़ जाता है। लेकिन इससे पहले शायद आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, एक
ब्राजीलियन महिला थी जो कि पूरा वर्ल्ड टूर कर रही थी अपनी बाइक से। झारखंड का ही क्षेत्र था और झारखंड के क्षेत्र में उसके पति को बांधा गया। उसके पति को बांधने के बाद उस महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसके पति को हेलमेट से मारा गया। फिर बाद में प्रशासन ने उन सब दोषियों को पकड़ लिया और उसके बाद महिला को मेरे ख्याल से 1 या 10 लाख रुपए तक देके और सारी बात बंद करने को कहा। अब इसमें आप ये देख सकते हैं, ना वो महिला गलत थी, ना यहाँ प्रशासन गलत है। कभी कभी कुछ सुरक्षा जो होती है वो व्यक्ति के अपने हाथ में होती है। जैसे हम यहाँ पॉडकास्ट के यहाँ बैठे हुए, इस क्लास के अंदर बैठे हुए, आपकी और मेरे बीच में लड़ाई हो जाए और कुछ कारणवश बात इतनी बढ़ जाए कि आप या फिर हद से आगे बढ़ जाए, मैं हद से आगे बढ़ जाऊं, इस चीज में शायद यहाँ ना तो प्रशासन आ सकता है, ना ही मैं कह सकता हूं कि शायद वो महिला उस दिन एक गलत व्यक्ति के सामने आ गई। ना ही मैं प्रशासन को ब्लेम करूंगा, क्योंकि प्रशासन पहले से ही ताकतवर है जो ऐसी घटनाओं को रोक रहा है। महिलाएं भी ताकतवर हैं जो अपने आप को पुरुषों के बराबर लाने के लिए सारे काम कर रही हैं। हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर या पूरे एक व्यक्ति समाज को जज नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात मैंने सुबह देखी थी, एक महिला ने स्टेटस लगाया था कि भारतीय समाज में कृष्ण भी है, भारतीय समाज में भीष्म पितामह भी हैं, भारतीय समाज में युधिष्ठिर भी हैं और अर्जुन भी हैं, नकुल सहदेव भी हैं। उसी भारतीय समाज में दुर्योधन भी है, उसी भारतीय समाज में शकुनी भी है और कंस भी है। तो शायद मैं यहाँ पे केवल प्रशासन को ठीक होने के लिए बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि वो महिला गलत थी, तब भी ये गलत है, क्योंकि महिला गलत नहीं है, ना ही प्रशासन गलत है। उस व्यक्ति के अंदर की जो भावनाएं हैं वो गलत है। जब व्यक्ति का अंतर मन ही गंदा है तो उसका चरित्र कब बदल जाए किसी को नहीं पता। मैं आपके सामने आपसे प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूं, आपकी जगह कोई अगर महिला होती उससे प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूं, मेरे अंतर मन में उस महिला के प्रति क्या दृष्टि चल रही है, ये मेरा अंतर मन है। और मेरे ख्याल से अंतर मन को सुधारने का बस एक ही तरीका है कि इंसान के सुविचार किए जाए। जब तक विचार अच्छे नहीं होंगे तब तक व्यक्ति अंतर मन से अच्छा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से हमारा भारतीय समाज अपनी संस्कृति से बहुत दूर जा चुका है। वेस्ट कल्चर को देखते देखते हम इतना सांस्कृतिक भूल चुके हैं कि जो समाज महिलाओं को इज्जत देता है, अब जब भी हम किसी महिला को देखते हैं तो हमारे मन में सिर्फ 2 ही भावनाएं जगती हैं, या तो जिज्ञासु अपनी काम वासना को खत्म करने की भावना, मेरे ख्याल से दूसरी भावना कोई है ही नहीं इसके अलावा। जब भी आप किसी महिला को देखते हो तो सिर्फ काम वासना की भावना जगती है। और मेरे ख्याल से अपने अंतर मन को अगर कोई व्यक्ति सुधार लेंगे तो भारतीय समाज सुधर सकता है, ये मेरा मानना है। प्रशासन को ब्लेम करके मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकता। सर आपकी सभी बातों से मैं एग्री हूँ बिल्कुल, लेकिन एक बात जो मेरे को अंदर से आ रही है पूछने के लिए, आपसे भी पूछ रहा हूँ, मैं जनता से भी पूछ रहा हूँ जो जनता देख रही है, कि सर ये केस हुआ 9 तारीख को, ये केस सीबीआई को सौंपना चाहिए था, आपको भी लगता है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ये कहती है कि हम 5 दिन बाद या 4 दिन बाद केस सीबीआई को सौंपेंगे। 4 दिन मेरे हिसाब से बहुत होते हैं सबूत मिटाने के लिए। ठीक है सर, यहां पर क्लैश चल रहा है पश्चिम बंगाल सरकार का और केंद्र सरकार का, बीच में पिसकौन रहा जिसको न्याय चाहिए। बिल्कुल सर। सर इसमें आप क्या कहेंगे, क्या पश्चिम बंगाल में जंग लड़ा जा चुका है? क्या केंद्र सरकार को उनसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए? क्या ये केस सीबीआई को सौंपना चाहिए? इसमें किसका फॉल्ट है? क्या पुलिस अपनी काम पूरा कर रही है ढंग से, या फिर पश्चिम बंगाल इस केस को दबाना चाहती है, इस घटना को ऊपर नहीं आने देना चाहती, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम पूरा ढंग से नहीं कर पा रही है? क्योंकि हमें एटलीस्ट लास्ट में क्या चाहिए कि उस महिला जो लड़की जिसके साथ ये ब्रूटली ये हुआ, आप सोचे, क्योंकि पहले इसको सुसाइड करार दिया गया। पहले दिन आपने देखा खबर कि 10 तारीख खबर ये थी कि सुसाइड की है, 11 तारीख को ये थी कुछ गलत उसके साथ हुआ है, 12 तारीख आते रहते गैंग रेप में चेंज हो गया। देखे सर आप 3 दिन में हमने इतना चेंज होता देखा। तो सर आज हम 16 अगस्त को बात कर रहे हैं, जो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का आज स्मृति भी है, मतलब आज के दिन उन्होंने 2016 में अंतिम सांस भी ली थी, 2018 में। तो उनकी आज सुशासन दिवस भी उनकी उसमें मनाया जाता है, उनके 25 दिसंबर जो उनका जन्म डेट है। तो सर सुशासन कहाँ है? सुशासन सर मुझे सुशासन लग तो नहीं रहा। आज हम बात कर रहे हैं, आज 7 दिन हो गए, कुछ भी ना तो उस महिला के लिए कुछ कर सके हम, ना हम उसके लिए कोई भी भाई ये हुआ है, हम कोई एक अभी हमें ये नहीं पता गैंग रेप हुआ है, अभी हमें सुसाइड नहीं पता, अभी हमें ये नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि ना तो एक केस सीबीआई को दिया गया, केवल वहां की पुलिस अभी इसको देख रही है। तो सबूत भी मिटाए जा सकते हैं। क्या पश्चिम बंगाल सरकार इस केस को दबाना चाहती है? इन सब पॉइंट पर आप खुलकर बात करें जिससे हमारे दर्शक ये जनता जान पाए कि हो क्या रहा है। देखिए सर, जब भी कोई ऐसी घटना होती है किसी पर्टिकुलर राज्य के अंदर, तो राजनीतिक दृष्टिकोण ये कहता है कि कोई भी एक घटना किसी भी राजनीतिक दल को
सत्ता में ला भी सकती है और सत्ता से हटा भी सकती है। जी सर। बांग्लादेश इसका बड़ा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि बांग्लादेश में आरक्षण के से शुरू हुआ मुद्दा स्टूडेंट्स के बीच में, और इस भूमिका तक पहुंच गया कि वहां के प्रधानमंत्री को अपने पद को छोड़ के भारत आना पड़ा। जी सर। अब ये घटना से अगर हम जोड़े इस बात को, हमको समझ आता है कि कोई एक घटना किसी सत्ता को, किसी भी पार्टी को सत्ता में ला भी सकती है और उसे हटा भी सकती है। एक पक्ष ये कहता है कि अगर वेस्ट बंगाल में घटना घटी है तो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की सरकार की कुछ ना कुछ तो गलतियां थी, अगर प्रशासन सख्त होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। पहली चीज, अगर ऐसा सत्य है तो वो प्रशासन या वो दल इस बात को छुपाने के लिए हर एक को साजिश करेगा ताकि जनता के मन में यह बात ना आए कि शायद इस पार्टी की वजह से ही इस प्रशासन की वजह से ही घटना हुई है, क्योंकि इससे पूरे उस राज्य की जनता के अंदर एक भावना बनेगी कि ये सरकार गलत है, हमें सरकार को बदलना पड़ेगा, शायद इसकी वजह से। दूसरी कड़ी ये भी कहती है कि जिस व्यक्ति का नाम इस केस में आ रहा है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, जिस व्यक्ति का नाम इस केस में आ रहा है, कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अप्रेंटिस बेसिस पे वेस्ट बंगाल की पुलिस का जुड़ा हुआ था। जी सर, हाँ ये भी कहा जा रहा है। अब अगर वो वेस्ट बंगाल के, उसके पास एक्सेस था हॉस्पिटल के अंदर हर जगह जाने का, वो स्थायी स्टाफ नहीं था वहां का, परमानेंट मेंबर नहीं है, वो टेम्परेरी बेसिस पे था, एनरोल्ड हुआ बंदा था, उसके पास सारे एक्सेस थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन, और उसके ऊपर शायद कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी रहा होगा, हमको तो पता ही नहीं चलता कि क्या रहा होगा। अगर किसी व्यक्ति का इस तरीके से नेचर है तो शायद कहीं ना कहीं पुलिस ने जांच पड़ताल करके उस व्यक्ति को अपने साथ वहां नहीं रखा होगा, यहाँ प्रशासन की चूक दिखाई देती है। और उसके बाद अगर इतनी बड़ी घटना है, जनता इंसाफ की मांग कर रही है, ये सत्य है कि स्टेट केस सीबीआई तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि हमारा देश एक है अर्ध संघात्मक ढांचे में बना हुआ है कि राज्यों के पास भी अपनी शक्ति है और केंद्रों के पास भी अपनी शक्ति है, तो हम अचानक ही कोई राज्य के सब्जेक्ट को केंद्र को नहीं दे सकते। राज्य जब तक इस बात को नहीं देख लेता कि बात सब कुछ राज्यों में सिमट जाए, तब तक वो केंद्र तक बात नहीं जाती। लेकिन जब बात बहुत बढ़ जाती है तो तुरंत ही उस केस को हमको सीबीआई को सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से शायद वहां पे निकाल सकती है, केस को हैंडल कर सकती है। यहाँ शायद जो डिले है 3 से 4 दिन का, ये न्याय में डिले, मैं कहता हूं कि अगर ऐसा केस है जहां पे दोषी भी सिद्ध है कि दोषी कौन है, उसने घटना भी करी ये भी सिद्ध है, जब सब कुछ सिद्ध है आपके सामने, मैं न्यायालय तो नहीं बन सकता कि अचानक आपको न्याय दे दूं, लेकिन जब सब कुछ सिद्ध है तो किस बात का इंतजार है? जी सर, यही मैं कह रहा हूं, इंतजार किस बात का सर? अब अगर इंतजार है तो शायद जैसा आपने कहा कि शायद कुछ मिले जुले नाम होंगे जो अपना नाम इसमें से पीछे लाना चाहते होंगे, पाना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट होगा। दूसरा, मैं एक और अच्छी बात कहूंगा इस पे कि अगर ऐसे केस, मतलब अब चाहे प्रशासन की चूक हो, हम भी तो इस पे अभी बहस करें जब घटना घटी, शायद हमको भी इस पे पहले बात करनी चाहिए। अब अगर ऐसा कोई केस दोबारा ना हो देश के अंदर, तो उसके लिए बस एक ही पॉइंट रहेगा कि कानून को और सख्त किया जाए, कानून के प्रति जो दोषी हैं उनके अंदर डर की भावना पैदा की जाए, और जब भी कोई ऐसे रेप केस होते हैं जहां पे व्यक्ति ने वो सारी हदें पार कर दी हैं जो मानवता से परे हैं, उसमें कोई भी ट्रायल लंबा नहीं खींचना चाहिए। 1 महीने या 2 महीने के अंतर्गत निर्णय आके सीधे फांसी की सजा हो, और उसकी फांसी की सजा को मैं नहीं कह रहा जनता को दिखाया जाए, क्योंकि वो तो एक तरीके से उस व्यक्ति की व्यक्तिगत की वो होगी, हाँ, कि उसके पर्सनैलिटी को हम डिफेम कर रहे हैं, लेकिन उसको फांसी दी गई है, इस बात का पूरा सबूत तो आजकल डिजिटल कोर्ट है, ये टेलीकास्ट किया जाए, ताकि, और हर भाषा में टेलीकास्ट किया जाए, ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में टेलीकास्ट किया जा रहा है, ताकि आरोपियों को जो देख रहे हैं उनको पता लगे कि अगर ऐसा कोई काम किया जाता है तो उसके प्रति क्या सजाएं भारत देश का संविधान या कानून देगा उनको। जब तक डर नहीं, तब तक ऐसी घटनाओं पे कोई रोक नहीं। चाहे आप दोष कपड़ों को दे लें, महिलाओं के रात को बाहर निकलने को दे लें, ठीक है, या महिलाएं पुरुषों की तरह दारू पीती हैं ये कह लें, आप कुछ भी कह लें, जब तक कानून का डर नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं कम नहीं होगी। बाद में रह जाएगा बस ऐसा पॉडकास्ट जहां हम केवल डिस्कशन कर रहे हैं, केवल अफसोस रह जाएगा। अफसोस रह जाएगा, बातें करते रहेंगे कि कानून ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया उस पर बातें होती हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, आपने बड़े बेबाकी से जवाब दिए मेरे प्रश्नों के। ये मेरे प्रश्न नहीं थे, ये जनता के प्रश्न थे जो आपसे पूछे गए,
तो जो भी इसका जवाब देना चाहते हैं वो भी जवाब दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं कि आपके जवाब क्या हैं, क्या आप अभिषेक सर से सहमत हैं, क्या ऐसा होना चाहिए। और मैं अभिषेक सर का फिर धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिस बेबाकी से, जिस तरह से सर ने जवाब दिए, बड़े ही अच्छी तरह से जवाब दिए। सर ने कोई कहीं पर भी जवाब देने में कंजूसी नहीं बरती, कानून को मद्देनजर रखते हुए जवाब दिए। क्या हो सकता है, प्रशासन जिम्मेदार क्यों नहीं है और क्यों है, क्या क्या गलत हुआ, किसकी सोच कहाँ कितनी गलत थी, कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट गलत है, कहाँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट गलत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। नमस्कार सर।